एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि माइडोंग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है जब ज़ुआंगजी से वो न्यू ईयर की रात को ब्रेकअप करता है और वो उस टूटे हुए स्टैचू को इकट्ठा करते वक्त रोने भी लग जाता है। यहाँ से हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। ज़ुआंगजी शॉप के लिए मसाले खरीद कर वापस से अपने होम टाउन में आ चुकी थी, जहाँ वो चुपके से माइडोंग की नज़रों से बचते हुए ग्रैंडमा से मिलती है। वो उनके लिए भी सिटी से बहुत सारे स्नैक्स और मसाले लेकर आई थी, जहाँ ग्रैंडमा ये भी नोटिस करती है कि ज़ुआंगजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और उसे बहुत ज़्यादा कोल्ड भी हो गया था। पर ज़ुआंगजी यहाँ पर ग्रैंडमा से पूछती हैं कि क्या माइडोंग ने उन्हें कुछ बताया है, तो ग्रैंडमा बताती है कि माइडोंग ने तो बस यही बताया कि ज़ुआंगजी काम में बिजी है। यानी कि ग्रैंडमा उनके ब्रेकअप के बारे में अभी नहीं जानती थी। ये जानकर वो यहाँ से निकल जाती हैं और हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर माइडोंग अपने स्कूल रियूनियन में कुछ फ्रेंड्स के साथ गया हुआ था। तभी ज़ुआंगजी भी उस डिनर के अंदर आ जाती हैं, जहाँ पर ये सभी लोग ज़ुआंगजी का नाम लीपाई नाम की एक लड़की से जोड़कर उसकी बातें कर रहे होते हैं कि वो दोनों स्कूल में भी साथ में थे और अब भी वो दोनों साथ में अच्छे लगते हैं, जो चीज़ देखकर माइडोंग बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा होता है। तभी ज़ुआंगजी सभी को बताती है कि उसे कोल्ड है तो वो ड्रिंक नहीं कर सकती, इसीलिए वो टी पीना ही पसंद करेगी, जो देखकर माइडोंग भी ड्रिंक नहीं करता है। पर वहाँ पर बैठा हुआ एक लड़का माइडोंग को ड्रिंक करने के लिए कहता है, जिस पर वो उसे बोलता है कि वो अपने प्रोफेशन की वजह से ड्रिंक नहीं कर रहा है। जो सुनकर वो लड़का माइडोंग के प्रोफेशन की इंसल्ट करने लग जाता है और कहने लगता है कि माइडोंग के डैड इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, फिर भी वो ऐसी जॉब कर रहा है। ये सुनते ही ज़ुआंगजी उस लड़के को चुप रहने के लिए कहती है, लेकिन वो ज़ुआंगजी को भी बोलने लग जाता है कि वो उसे नहीं सिखा सकती क्योंकि उसमें भी डिसिप्लिन की कमी है। ये सुनकर माइडोंग खड़ा हो जाता है और उस लड़की से फाइट करने की कोशिश करता है, पर सभी लोग मिलकर वहाँ पर फाइट होने से बचा लेते हैं और माइडोंग वहाँ से गुस्से में निकल जाता है, जिसके पीछे ज़ुआंगजी उसे सॉरी कहने के लिए जाती है और बोलती है कि न्यू ईयर की रात उससे गलती हो गई थी, उसे माइडोंग के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर वो उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उल्टा उसे ये कह देता है कि वो अब उसे इरिटेट कर रही है, क्योंकि उस रात जो भी उसने उससे कहा था उससे माइडोंग की सेल्फ रिस्पेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुई थी। इसलिए वो ज़ुआंगजी को अनोइंग कहकर यहाँ से जाने लग जाता है, जैसे कि ज़ुआंगजी भी काफ़ी गुस्से में आ जाती है कि वो माइडोंग के हाथ पर काट लेती है, जो देखकर माइडोंग बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला जाता है। पर ज़ुआंगजी इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से अब माइडोंग उसे घर पर लेकर जाता है। वो ज़ुआंगजी के घर के बाहर ही खड़ा हुआ था और वेट कर रहा था उसके बारे में कोई मैसेज आने का। तभी न्याओ बाहर आकर माइडोंग को बताती है कि ज़ुआंगजी अभी ठीक है, पर उसकी पुअर इम्यूनिटी की वजह से उसे एंजाइटी हो गई थी, यानी कि माइडोंग को उसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था। जो जानकर अब वो यहाँ से चला जाता है। इधर न्याओ और यान मिलकर अपनी मॉम को समझाते हैं कि ज़ुआंगजी माइडोंग को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है और सिर्फ उसकी मॉम ही उन दोनों के बीच में इंटरफेयर कर रही है, जिसकी वजह से ज़ुआंगजी नाराज़ है, क्योंकि वो बचपन से ही अपनी मॉम की बात मानती थी। वो अपने सिबलिंग्स को भी यही चीज़ सिखाती थी कि वो हमेशा अपनी मॉम डैड की बात माने। पर अब ज़ुआंगजी एक अडल्ट है तो उसके डिसीजन को मॉम को भी समझना चाहिए था। ये सुनकर मॉम को भी लगता है कि शायद ज़ुआंगजी को कुछ ज़्यादा ही कंट्रोल कर रही थी, इसीलिए वो समझ जाती है कि उन्हें उसके साथ क्या करना है। अगले दिन अब जब मॉम ज़ुआंगजी का रूम साफ कर रही होती है, तभी ज़ुआंगजी भी नींद से जाग जाती है, जिसे देखकर उसकी मॉम उसके पैर पर मेडिसिन पैच लगाती है और उसे कहती है कि वो जानती है कि ये मेडिसिन पैच उसे किसने दिए हैं। ये सुनकर ज़ुआंगजी माइडोंग का नाम लेती है और अब वो अपनी मॉम से सब कुछ शेयर करती है कि जीटोंग के लिए उसका लव वन साइडेड था, पर अब माइडोंग के साथ वो रियल लव फील करती है। तो अब मॉम भी माइडोंग को एक्सेप्ट कर लेती है और बताती है कि उसे बस ज़ुआंगजी की टेंशन थी, क्योंकि उस जैसी अच्छी लड़की को कोई भी डिजर्व नहीं करता था, पर अब वो उसे सपोर्ट करना चाहती थी। और जब ज़ुआंगजी उन्हें बताती है कि माइडोंग उससे नाराज़ है, तो वो ये भी कहती है कि वो माइडोंग से बात करेगी। जिसके बाद हम माइडोंग को देखते हैं, वो रात को ज़ुआंगजी को मैसेज करता है कि अब उसकी तबीयत ठीक है या फिर नहीं, जिस पर वो उसे झूठ कह देती है कि वो बहुत ही ज़्यादा बीमार है। तो माइडोंग बताता है कि वो उसके घर के बाहर खड़ा हुआ है। ये सुनकर ज़ुआंगजी जल्दी से बाहर भागकर उसे मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ माइडोंग एक पत्थर पर चढ़कर उसके घर में देख रहा था। अब जैसे ही वो बाहर आती है तो माइडोंग उसे अपनी जैकेट के अंदर ले लेता है, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी। फिर वो ज़ुआंगजी से कहता है कि वो भाग कर आई है तो बीमार कैसे हो सकती है। इस पर ज़ुआंगजी कहती है कि वो उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता है, इसीलिए ज़ुआंगजी ने उसे ऐसा बोला। फिर वो माइडोंग को यहाँ पर सीरियसली सॉरी कहती है और बताती है कि उसने न्यू ईयर की रात ऐसा भी इसीलिए किया था क्योंकि उसने आज तक किसी को भी अपना एम्प्यूटेड लेग नहीं दिखाया था और उसे वो दिखाने में भी डर लग रहा था। ये सुनकर माइडोंग उसे किस कर देता है और माफ़ भी कर देता है, जिसके बाद वो अपनी जैकेट उसे देकर वहाँ से जाने लगता है। तो ज़ुआंगजी उसे हक कर लेती है और थोड़ी देर और वहीं पर रुकने के लिए कहती है। फिर वो अपने वीचैट पर माइडोंग के लिए पोयम लिखकर भी पोस्ट करती है, जो देखकर उसका मूड भी सही हो जाता है और वो बिल्कुल भी अब दुखी नहीं था। अगली सुबह हम देखते हैं कि ज़ुआंगजी जल्दी उठकर सभी के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, वो ठीक भी हो चुकी थी।
जहाँ वो अपनी मॉम से ये भी कहती हैं कि आज वो उनका पूरा स्टोर संभालेगी और बाकी सब रेस्ट करेंगे, क्योंकि इतने दिन जब वो बीमार थी तो सभी लोग उसकी केयर करने में बिजी थे। जिसके बाद वो स्टोर पर चली जाती है। तभी वहाँ पर माइदोंग आता है, जो कि उसे स्टोर के अंदर जाने के लिए कहता है, क्योंकि बाहर बहुत तेज ठंड थी। तो अंदर जाने के लिए वो अपना हाथ आगे करती है ताकि वो उसे उठाकर स्टोर के अंदर ले जाए। तो माइदोंग यहाँ पर उसे प्रॉमिस करता है कि वो एक बार फिर से उसके लिए परफेक्ट डेट अरेंज करेगा और इस बार वो ज़रूर सक्सेसफुल होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ने वाली थी और बर्फ़ भी गिरने वाली थी, जिसकी वजह से माइदोंग जुआंगजी को अपने घर पर लेकर जाता है और उसे अपने हाथों से डिनर बनाकर खिलाता है, जो कि माइदोंग की अपनी रेसिपी थी। यहाँ पर जुआंगजी उसे एक बुक के बारे में भी बताती है जो कि वो पढ़ा करती थी, और उस बुक से ही जुआंगजी ने ये सीखा था कि उसे दूसरों को लव करने से पहले खुद को लव करना सीखना होगा। फिर वो उसकी गोद में बैठ जाती है, जहाँ पर माइदोंग उसे मजाक में कहता है कि अगर अब उसने कुछ किया तो उसके साथ बहुत ही बुरा होगा, पर जुआंगजी उसे हक करके वहीं पर बैठ जाती है। तभी माइदोंग की नज़र खिड़की के बाहर पड़ती है, क्योंकि बाहर स्नोफॉल हो रहा था, जिससे वो दोनों साथ में बैठकर आराम से देखते हैं और काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। जिसके बाद माइदोंग जुआंगजी के लिए नहाने के लिए बाथरूम में पानी वगैरह सब कुछ रेडी करता है, जहाँ जुआंगजी उसके क्लोज आने की और उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन माइदोंग उसे ये कहकर रोक देता है कि जुआंगजी अभी इस सब के लिए रेडी नहीं है। अब माइदोंग के यहाँ से जाने पर जुआंगजी उसे कॉल करती है और बताती है कि वो जब छोटी थी तो एक मैच मेकर उसके घर एक लड़की का रिश्ता लेकर आई थी। उस लड़के को भी पोलियो था, जो देखकर जुआंगजी की मॉम ने उन्हें मैच मेकिंग के लिए मना कर दिया था। तो उस मैच मेकर ने उसकी मॉम को बहुत कुछ बोला भी था कि जुआंगजी जैसी लड़की को उन्हें ज़्यादा पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए, उसकी मैच मेकिंग करवा कर शादी करवा देनी चाहिए, क्योंकि आगे उसका कोई भी फ्यूचर नहीं है। लेकिन मॉम ने ऐसा नहीं किया। वो बस इतना जानती थी कि जुआंगजी इन सब चीज़ों का अपने स्किल्स और अपनी सक्सेस की मदद से फेस कर सकती है, इसीलिए उसने बाहर जाकर पढ़ना स्टार्ट किया था और आज वो सब कुछ अच्छा कर रही थी। लेकिन जब पहली बार यूनिवर्सिटी में उसका बॉयफ्रेंड बना था तो वो दोनों इंटीमेट होने वाले थे, पर जैसे वो लड़का जुआंगजी का इम्प्यूटेड लेग देखता है तो वो शौक रह जाता है, क्योंकि जिस वक्त जुआंगजी के पैर की सर्जरी हुई थी तब उसकी फैमिली की कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी, जिस वजह से उसे हॉस्पिटल से जल्दी डिस्चार्ज करवा लिया गया था और घर पर उसकी ड्रेसिंग वगैरह हो रही थी, जिसकी वजह से उसके पैर में इन्फेक्शन हो गया और उसका एम्प्यूटेड लेग नॉर्मल लोगों से थोड़ा सा बेकार दिखता था। यही वजह थी कि वो आज तक अपने पैर किसी को भी नहीं दिखाती थी, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने ऐसा किया तो उसका जो लवर है वो उससे दूर हो जाएगा। यही वजह थी कि वो माइदोंग या फिर किसी भी लड़के के साथ आज तक इंटीमेट नहीं हुई थी, क्योंकि वो अपने पैर को लेकर बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर थी। जो सुनकर माइदोंग उसे प्रॉमिस करता है कि जुआंगजी भले ही उसे अपना बॉयफ्रेंड या फिर हस्बैंड ना बनाए, पर वो उसके साथ एक फ्रेंड या फिर स्वीट हार्ट लवर बनकर रहेगा। जो सुनकर जुआंगजी थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। वो माइदोंग को वापस उसके पास आने के लिए बोलती है। अब माइदोंग जब तक वापस आता है तब तक जुआंगजी सो गई थी, इसलिए वो भी उसके पास जाकर सो जाता है। अगली सुबह जैसे ही जुआंगजी की आंख खुलती है तो माइदोंग का हाथ पकड़कर सो रही होती है। ये देखकर वो थोड़ी सी सरप्राइज हो जाती है। वो माइदोंग से पूछती है कि वो वापस कब आया, तो वो बताता है कि वो सुबह जल्दी आ चुका था, पर वो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। जिसके बाद वो उससे पूछता है कि वो ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहेगी, तो वो सोच रही होती है, क्योंकि माइदोंग खाना बनाने में बहुत ही परफेक्ट था। तभी जुआंगजी को न्याओ का कॉल आ जाता है, जो उसे बताती है कि उनकी मॉम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि वो कल रात घर पर नहीं आई थी, इसीलिए अब माइदोंग के साथ ब्रेकफास्ट करने का प्लान वो कैंसिल कर देती है। उसी वक्त उसे वांग का कॉल आता है, जो कि टाउन में आ चुकी थी। तो जुआंगजी वांग को उसकी मॉम का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहती है, ताकि जुआंगजी जल्दी से वहाँ पर पहुँच सके, और वो वांग को बताती है कि वो माइदोंग के साथ थी। अब वहाँ से निकलते वक्त जुआंगजी अपने प्रोस्थेटिक लेग लगाने में स्ट्रगल कर रही थी, तो माइदोंग उसकी मदद करता है, जहाँ एक बार के लिए जुआंगजी थोड़ी सी नर्वस भी हो जाती है, पर माइदोंग उसे शांत करके उसकी मदद करता है। जिसके बाद वो उसे उसके स्टोर तक छोड़ने के लिए आता है, जहाँ मॉम यान और न्याओ दोनों को डांट रही होती है, क्योंकि वो स्टोर पर लेट आए थे। लेकिन तभी वांग आकर मॉम से मिलती है और उन्हें समझाने लग जाती है कि वो बिजनेस वूमेन है, तो उन्हें हमेशा स्माइल करते रहना चाहिए। जिसका फ़ायदा उठाकर जुआंगजी भी वांग को देखकर खुश होने का नाटक करने लग जाती है, और मॉम अब यहाँ पर उसे डांट नहीं पाती। पर जब वो वांग के लिए डिनर बनाने के लिए फिश लेने के लिए वहाँ से निकल रही होती है, तो माइदोंग भी वहाँ से अपनी बाइक लेकर गुजर रहा था, जिसे देखकर मॉम जुआंगजी की तरफ देखने लग जाती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग और जुआंगजी एक दूसरे से बात करते हैं, जहाँ पर वांग जुआंगजी को बताती है कि उसने अपना न्यू ईयर ब्रदर शू के साथ मनाया था और वो जल्दी उसकी मदर के घर भी जाएगी विजिट करने के लिए। ये सुनकर जुआंगजी उससे पूछती है कि क्या वो शू के साथ सेटल होना चाहती है, तो वांग सबसे पहले जुआंगजी को थैंक्स बोलती है, क्योंकि उसने उसे शू के साथ मिलवाया था, और फिर वो बोलती है कि उसे फ्यूचर के बारे में नहीं पता है, पर वो इतना जानती है कि वो शू के साथ बहुत सेफ रहेगी।
वांग अब यहाँ पर जुआंगजी के बारे में पूछती है तो बताती है कि वो माइडोंग के साथ सब कुछ ठीक कर रही है, पर अभी उन्हें फ्यूचर बनाने के लिए फाइनेंशियली स्ट्रांग होना होगा और उसके लिए सेटल होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर वो अपने होम टाउन में भी रुकेगी तो उसे एक नई जॉब ढूंढनी होगी। साथ ही वो वांग को ये भी बताती है कि उसने अपनी एक्स बॉस मिस हुआंग से भी बात करी है, वो उनकी मदद ज़रूर करेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि जुआंगजी माइडोंग के घर पर उसकी ग्रैंडमा की हेल्प करवाने के लिए जाती है, जहाँ वो घर क्लीन करने में ग्रैंडमा की मदद कर रही थी। जो सब कुछ ग्रैंडमा डॉक्टर लिन को भी वीडियो कॉल पर दिखा रही थी। और जब ग्रैंडमा डॉक्टर लिन से कहती है कि वो अपना फेस क्यों नहीं दिखा रही है, तो डॉक्टर लिन बताती है कि उसका फेस इतना अच्छा नहीं लग रहा है और वो किसी को भी उसे नहीं दिखाना चाहती। तभी जुआंगजी का काम यहाँ पर खत्म होता है तो माइडोंग उसे घर ड्रॉप करने के लिए आता है, जहाँ पर जुआंगजी उसे बाइक पर न्यू ईयर विश करती है और दोनों किस भी करते हैं। माइडोंग अब जैसे ही उसे घर ड्रॉप करने के लिए जाता है तो जुआंगजी उसे घर के बाहर ही रोक लेती है और हक करके कहती है कि वो उसे जाने नहीं देगी, उसे घर के अंदर चलना चाहिए क्योंकि मॉम भी आज घर पर नहीं थी। पर माइडोंग आने से मना करता है क्योंकि उसे जुआंगजी की मॉम से डर लगता था। ये सुनकर वो उसे किस करने के लिए कहती है और बताती है कि माइडोंग ने आज उसे एक बार भी किस नहीं किया है। तो वो यहाँ पर उसे फिश बुलाता है और कहता है कि वो तो हमेशा ही उसे किस करता है, लेकिन जुआंगजी फिश की तरह 7 सेकंड में सब कुछ भूल जाती है। जो सुनकर वो हंसते हुए कहती है कि वो एक फिश है, इसीलिए माइडोंग को उसे हर 7 सेकंड में किस करते रहना चाहिए। जहाँ वो दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे थे तब यान बाहर आ जाता है। वो माइडोंग और जुआंगजी से कहता है कि वो कब से उन दोनों की क्रिंज बातें सुन रहा है और अगर माइडोंग अंदर आना चाहे तो आ सकता है क्योंकि मॉम घर पर नहीं है। जिसकी वजह से माइडोंग अंदर भी आ जाता है, जहाँ न्याओ से बहुत ही अजीब तरीके से घूर रही थी। वो उससे पूछती है कि आखिर उसका जुआंगजी के साथ क्या रिलेशनशिप है, तो जुआंगजी उसे बताती है कि वो दोनों लवर्स हैं। जिसके बाद वो सभी मिलकर उनकी शॉप के लिए न्यू ईयर के बैनर्स बनाते हैं, जिसमें माइडोंग उनकी हेल्प करता है और देखते ही देखते उन लोगों को शाम हो जाती है। तभी मॉम भी घर पर आ जाती है। वो माइडोंग को वहाँ पर देखकर चुपचाप किचन में चली जाती है, तो जुआंगजी भी मॉम के पीछे जाती है, जहाँ वो उनसे कहती है कि उन्हें माइडोंग से आकर कम से कम बात तो करनी चाहिए क्योंकि वो जल्दी उसकी मदर इन लॉ बनने वाली है। जो सुनकर मॉम उस पर गुस्सा करती है और बोलती है कि जुआंगजी ने एक मीटिंग माइडोंग के लिए अरेंज क्यों नहीं की है और एकदम से ऐसे घर पर कैसे बुला लिया, क्योंकि ऐसे मॉम को उससे मिलने में काफ़ी अजीब लग रहा था। पर तभी माइडोंग वहाँ पर खुद आकर मॉम से हेलो कहता है और माफ़ी मांगता है क्योंकि वो बिना प्लानिंग के वहाँ पर आ गया था। पर जब वो वहाँ से जाने लगता है तो मॉम उसे रोक लेती है। वो उसके साथ काफ़ी अच्छे से बिहेव करके उसे फ्रूट्स खिलाती है और बताती है कि आज तो उन्होंने उसके लिए कुछ प्लान नहीं किया, पर वो जुआंगजी के बर्थडे के दिन उनके घर पर आ सकता है ताकि मॉम उसे और भी अच्छे से फैमिली डिनर में बुला सके और उससे अच्छे से ट्रीट कर सके। फिर लोग एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं और मॉम तक उसे काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हो गई थी, जो देखकर जुआंगजी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगले दिन अब माइडोंग जुआंगजी के घर जाता है, जहाँ वो सभी के लिए डिनर रेडी करता है और वो मॉम के लिए यहाँ पर गिफ्ट भी लेकर आया हुआ था। जो सब कुछ देखकर मॉम उसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। फिर सभी लोग साथ में डिनर करते हैं, जहाँ यान सबको बोलता है कि माइडोंग उनके लिए लकी स्टार है क्योंकि उसकी वजह से उनकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा खुश थी। मॉम भी यहाँ पर उन सबसे कहती है कि वो बहुत ही लकी है क्योंकि भले ही उसने अपनी एक फैमिली मेंबर को खो दिया, पर उन्हें वापस से एक और फैमिली मेंबर यानी कि सन मिल चुका था। जिसके बाद वो जुआंगजी का केक कट करके उसके लिए बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ जुआंगजी भी यही विश करती है कि उसकी फैमिली और माइडोंग जिससे वो प्यार करती है वो सभी लोग हमेशा खुश रहें। अब जैसे वो लोग खाना खाने बैठते हैं तभी माइडोंग को फ्यूनरल पार्लर से कॉल आ जाता है, इसीलिए उसे वहाँ पर अर्जेंटली जाना पड़ता है, जिसकी वजह से वो उन सबके साथ डिनर नहीं कर पाता। अगले दिन हम देखते हैं कि जुआंगजी और बाकी सभी लोगों को उनके टाउन में हुए एक्सीडेंट ट्रेजेडी के बारे में पता चलता है। वो एक्सीडेंट हाईवे पर हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। असल में रात को माइडोंग भी वहीं पर गया हुआ था। ये सुनकर यान माइडोंग की हेल्प करने के लिए हाईवे पर चला जाता है, पर तब तक माइडोंग का काम वहाँ पर ख़त्म हो चुका था। तो वो उसे वापस से घर जाने के लिए कहता है और बताता है कि अगर उसे किसी भी तरीके की हेल्प की ज़रूरत होगी तो वो उसे ज़रूर बताएगा। फिर हम देखते हैं कि माइडोंग अकेले ही फ्यूनरल पार्लर में देर रात तक अपना काम करता है। वो थोड़ा ब्रेक भी लेता है क्योंकि वो एक्सीडेंट भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था और उसमें बहुत सारे लोगों की जान गई थी, जो सब देखकर उसे भी एक टाइम के लिए डर लग गया था। इसलिए वो बैठकर खुद के इमोशंस कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर जुआंगजी आ जाती है, जो कि उससे मिलने के लिए आई थी उसे शांत कराने के लिए, जहाँ वो उसे पीने के लिए एक टी भी देती है। तो माइडोंग उसे बोलता है कि वो स्ट्रेस में नहीं है, पर उसे थोड़ा सा अजीब फील हो रहा है, जैसे कि कुछ गलत होने वाला है। तो जुआंगजी बोलती है कि वो उसका मूड वापस से ठीक करने के लिए वैलेंटाइंस डे पर कुछ अरेंज करेगी और दोनों साथ में सेलिब्रेट करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि माइडोंग अपने घर पर आ जाता है तो उसे एक बहुत ही अजीब सपना आता है।
वो जोंगजी को हॉस्पिटल बेड पर बैठे हुए देखता है। तभी जोंगजी उसे कॉल करके नींद से जगा देती है, क्योंकि वो उसके घर वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करने के लिए आने वाली थी। इसलिए माइदोंग अपने घर की सफाई करने लग जाता है। पर तभी माइदोंग को हॉस्पिटल से कॉल आता है और उसे न्यूज़ मिलती है कि डॉक्टर लिन की कंडीशन ज़्यादा खराब हो गई है। ये सुनकर वो थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। फिर जोंगजी माइदोंग से मिलने के लिए आती है। वो उसके लिए फ्लावर्स लेकर आई थी, जो देखकर माइदोंग काफ़ी खुश होता है और उसे हक कर लेता है। जहाँ वो उसे बताता है कि पहले उसके अंदर कोई भी इमोशंस नहीं थे, लेकिन जब से वो जोंगजी से मिला है उसके अंदर एक इमोशन आ गया है, और वो इमोशन था किसी अपने को खोने का। जो सुनकर जोंगजी उससे पूछती है कि वो ऐसी बातें क्यों कर रहा है, तो माइदोंग उसे डॉक्टर लिन के बारे में बता देता है। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जोंगजी के अपने घर जाने का वक्त आ गया था, तो माइदोंग उसे वहाँ से जाते जाते एक गिफ्ट देता है और उस गिफ्ट को घर पर जाकर ओपन करने के लिए कहता है। पर जोंगजी माइदोंग के फ्लैट के बाहर आती है, तो वो उसी वक्त उस गिफ्ट को ओपन कर देती है, जिसके अंदर वही ट्री था जिसे माइदोंग ने वापस से चिपका कर बना दिया था। ये देखकर वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है और वो वापस से उसके पास चली आती है, और इस बार दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज भी आ जाते हैं। अगले दिन अब माइदोंग डॉक्टर लिन से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर डॉक्टर माइदोंग को बताता है कि अब उन्होंने डॉक्टर लिन की कंडीशन को स्टेबल कर लिया है, पर वो आगे बच पाएंगी या फिर नहीं उसके लिए वो श्योर नहीं थे। ये सुनकर माइदोंग डॉक्टर लिन को देखने के लिए अंदर जाता है, और हम जान पाते हैं कि अब डॉक्टर लिन की फैमिली में वो अकेली थी। उनके पास कोई भी नहीं था जो कि उनसे मिलने के लिए आ पाए, इसलिए वो माइदोंग और ग्रैंडमा को ही अपनी फैमिली मानती थी। इसी हॉस्पिटल में माइदोंग का क्लासमेट हेजॉग भी होता है, जो कि उसी वक्त अपनी मॉम को लेकर हॉस्पिटल में आया था। उसकी मॉम बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन में थी, क्योंकि उन्हें हार्ट अटैक आया था। इस वजह से हेजॉग काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। वो डॉक्टर पर भी चिल्लाने लग जाता है कि उसके डैड की भी डेथ हो गई है, तो वो लोग अब उसकी मॉम को किसी भी तरीके से बचा ले। और जब एक डॉक्टर उसे शांत रहने के लिए कहता है, तो वो हाइपर होकर डॉक्टर पर ही अटैक कर देता है, जो देखकर माइदोंग वहाँ पर आता है और हेजॉग को उस डॉक्टर से दूर करके किस तरीके से शांत रहने के लिए समझाता है। इस बार हेजॉग माइदोंग से पहले की तरह फाइट नहीं करता और बस उसे हेल्प मांगता है कि वो किसी भी तरीके से उसकी मॉम को बचा ले। इधर हम देखते हैं कि जोंगजी और उसके भाई बहन अपनी मॉम की डम्पलिंग्स बनाने में हेल्प कर रहे होते हैं। जहाँ मॉम जोंगजी से ग्रैंडमा चैन के बारे में पूछती हैं, तो वो उन्हें बताती है कि वो और यान ग्रैंडमा पर नजर रख रहे हैं। वो उन्हें विजिट भी करते हैं, क्योंकि डॉक्टर लिन की तबीयत अभी स्टेबल नहीं थी, जो सब कुछ माइदोंग अकेले संभाल रहा था, क्योंकि वो ये बात ग्रैंडमा तक जाने नहीं दे सकता था कि डॉक्टर लिन की हालत खराब है। जो सुनकर यान कहता है कि ग्रैंडमा चैन अभी थोड़ी सी खुश नजर आती है, क्योंकि उन्हें डॉक्टर लिन की कंडीशन के बारे में नहीं पता है। तो उनकी मॉम उन्हें समझाती है कि डॉक्टर लिन और ग्रैंडमा चैन बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और अगर डॉक्टर लिन को कुछ भी होगा तो ग्रैंडमा को किसी भी तरीके से पता चल ही जाएगा। वो खुश सिर्फ उन लोगों को दिखाने के लिए रहती हैं, पर अंदर से वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, तो उन लोगों को ग्रैंडमा का ध्यान रखना होगा। ये सुनकर जोंगजी ग्रैंडमा से मिलने के लिए निकल जाती है, जिसके बाद हम वापस से माइदोंग को देखते हैं, जहाँ हेजॉग उसे बता रहा होता है कि कैसे उसने अपनी मॉम के साथ ट्रिप पर जाने के लिए पैसे बचाए थे, पर उसे ये नहीं पता था कि उसकी मॉम हार्ट पेशेंट है। वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गिल्ट में भी होता है। वो खुद को एक बुरा बेटा कहता है, क्योंकि उसने आज तक अपने पेरेंट्स के लिए कुछ भी नहीं किया था। तो माइदोंग उसे समझाता है कि उसे इतनी जल्दी गिव अप नहीं करना चाहिए, और क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे इस वर्ल्ड में लेकर आए हैं, तो उसको हार्ड वर्क करना चाहिए। और रही बात उसकी मॉम की, तो उनका भी ट्रीटमेंट डॉक्टर कर रहे हैं, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। इधर ग्रैंडमा पास ही के विलेज की लेडी मिस शेन के घर पर जाती हैं, क्योंकि मिस शेन भी अपने आखिरी दिनों में अपनी फैमिली और रिलेटिव्स के साथ होती हैं, और बहुत सारे लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे थे। तो ग्रैंडमा भी वहीं पर आकर बैठ जाती हैं। लेकिन जैसे ही जोंगजी का फ्रेंड वहाँ पर वाटर डिलीवर करने के लिए आता है, तो ग्रैंडमा को वहाँ पर देख लेता है, जो बात वो जोंगजी को कॉल करके इन्फॉर्म कर देता है। इधर जोंगजी माइदोंग से बात करते हुए डॉक्टर लिन की कंडीशन के बारे में पूछती है, और उसे माइदोंग की भी फिक्र थी, क्योंकि इन सब की वजह से वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था। वो उससे पूछती है कि क्या उन्हें डॉक्टर लिन के लिए रेडी रहना चाहिए, यानी कि उन्हें डॉक्टर लिन की डेथ की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि वो भी अपने आखिरी दिनों में थी। तो माइदोंग उससे कहता है कि वो लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर लिन को बचाने के लिए, पर जोंगजी माइदोंग को समझाती है कि डॉक्टर लिन के लिए एक मेरिकल जैसा होगा कि वो जिंदा है, तो उन्हें उनके आज के दिन की रिस्पेक्ट करना चाहिए और प्रिपेयर भी रहना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि माइदोंग डॉक्टर लिन के पास जाता है। वो उन्हें हेड मसाज दे रहा था, तो डॉक्टर लिन उसे बोलती है कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश है कि माइदोंग उनसे मिलने के लिए आया, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि उनका कोई भी फैमिली मेम्बर वहाँ पर आ पाएगा। और अब डॉक्टर लिन को अपनी लाइफ से कोई भी रिग्रेट नहीं था। जहाँ वो अपनी एक और लास्ट विश माइदोंग को बताती है, वो थी कि माइदोंग और जोंगजी हमेशा साथ रहें, क्योंकि वो एक दूसरे के लिए परफेक्ट थे। जो सुनकर माइदोंग पानी लेने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोंगजी भी ग्रैंडमा को मिस शेन के घर में ढूंढ लेती है। असल में मिस शेन की भी अब डेथ हो चुकी थी, जहाँ पर जोंगजी के चाहते ही ग्रैंडमा उससे बात करती है
और बोलती है कि भला वो अब डॉक्टर लिन के बिना कैसे रहेगी, क्योंकि वो दोनों बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड्स थे और डॉक्टर लिन जैसे इंसान को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता था। ये सुनकर जुआंग जी ग्रैंडमा को समझाती है कि उन्हें डॉक्टर लिन का फेट एक्सेप्ट करना चाहिए और वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि उनके जाने से ग्रैंडमा दुखी रहे और हमेशा अकेली रहे। दूसरी तरफ माइदोंग जैसे ही वापस आता है तो डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि ग्रैंडमा लिन अब ब्रेन डेड हो चुकी थी, यानी कि अब उन्हें बचा पाना इम्पॉसिबल था। उन्हें सिर्फ मशीन्स के थ्रू बेड पर जिंदा रख सकते थे, यानी कि उनकी बस हार्ट बीट को बचाया जा सकता था। इसीलिए डॉक्टर्स उसे डिसाइड करने के लिए कहते हैं कि अब उन्हें डॉक्टर लिन की लाइफ को इस तरीके से कंटिन्यू करना चाहिए या फिर उन्हें पीस दे देना चाहिए। तो माइदोंग अब ये न्यूज़ ग्रैंडमा चेन को भी कॉल करके दे देता है, जो सुनते ही ग्रैंडमा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और जुआंग जी को ब्रेन डेड के बारे में पूछती है। तो जुआंग जी उन्हें समझाती है कि उन्हें अब डॉक्टर लिन को लेट गो कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमेशा से बहुत ज़्यादा डिसेंट लाइफ जी थी और वो हमेशा प्लांट्स, फ्लावर्स और एनिमल्स के बीच में रहा करती थी। अब उन्हें इस तरीके से मशीन पर जिंदा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये उनकी डिसरिस्पेक्ट करने जैसा होगा। इसीलिए वो ग्रैंडमा चेन को डॉक्टर लिन की डेथ के लिए प्रिपेयर रहने को कहती है। दूसरी तरफ माइदोंग ने भी यही फैसला लिया था, इसीलिए अब डॉक्टर लिन को मशीन से हटा दिया जाता है, यानी कि अब उनकी डेथ हो चुकी थी। जिस सब की वजह से माइदोंग भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, पर वो किसी तरीके से खुद को संभालता है और आखिर में होने वाली सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरी करता है, जैसे कि उनकी बॉडी को रिस्पेक्ट देना और उन्हें फ्यूनरल पार्लर तक पहुंचाना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रैंडमा को डॉक्टर लिन ने बहुत टाइम पहले एक लेटर दिया था और ये कहा था कि जब उन्हें हॉस्पिटल से डॉक्टर लिन की डेथ की अनाउंसमेंट मिले तभी ग्रैंडमा उस लेटर को पढ़े। इसीलिए अब ग्रैंडमा उस लेटर को पढ़ती है तो उसमें भी डॉक्टर लिन ने ग्रैंडमा को यही समझाया होता है कि वो उनकी डेथ से डिप्रेस ना हो, वो बाहर के लोगों से मिलना और बात करना शुरू करे ताकि वो डॉक्टर लिन को भूल पाए और उनकी डेथ को एक्सेप्ट कर पाए। पर डॉक्टर लिन की डेथ की खबर सुनते ही ग्रैंडमा को वो सब मोमेंट्स याद आने लग जाते हैं जब वो डॉक्टर लिन के साथ एंजॉय करती थी। इसीलिए ग्रैंडमा उनके घर चली जाती है, जहाँ जाकर वो सामान इकट्ठा करने लगती है, क्योंकि उन सब चीज़ों में डॉक्टर लिन की मेमोरीज थी। इधर जुआंग जी जैसे ही घर आती है तो वो अपनी मॉम को डॉक्टर लिन की डेथ के बारे में बताती है। इसीलिए अब मॉम और वो दोनों ही ग्रैंडमा को संभालने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर वो सब लोग भी बहुत ही ज़्यादा दुखी थे। पर असल में डॉक्टर लिन बिना किसी रिग्रेट के इस दुनिया से गई थी। उनका मानना भी यही था कि एक ना एक दिन सबको अपना फेट एक्सेप्ट करना ही है और इस वर्ल्ड से दूर जाना है। इधर हम यान के गूस को देख पाते हैं। जब यान एक टनल के पास उसे वॉक पर लेकर गया था तो उसका गूस जो होता है वो बाकी के गूस के साथ मिल जाता है, क्योंकि वो भी उसका फेट था कि वो अपने लोगों के जैसी एनवायरनमेंट में रहे। पर यान उस वक्त ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाता, वो बहुत ही ज़्यादा रोता है, अपने गूस को वापस बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम हेजहॉग को देखते हैं। उसे डॉक्टर से पता चलता है कि अब उसकी मॉम ठीक है और उन्हें जल्दी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ये सुनकर वो थोड़ा खुश होता है और डॉक्टर को थैंक्स भी करता है। दूसरी तरफ यान का गूस गुम हो जाने की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा दुखी था, तो न्याओ अपनी मॉम से पूछती है कि क्या वो यान का गूस ढूंढने के लिए नहीं जाएंगे। तो मॉम उन्हें समझाती है कि वो लोग एक गूस को लेकर इतना परेशान हो रहे हैं, अब उनकी लाइफ में कोई और मोटिव नहीं रहा क्या। वो उन्हें ये भी बताती है कि कैसे उनके जो ग्रैंडपा थे वो उनके साथ कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट बिहेव किया करते थे। उनकी बहुत ही जल्दी शादी भी हो गई थी, पर जब यान और जुआंग जी पैदा हुए और बड़े हुए तो उनकी प्रॉब्लम सिर्फ अपने पेरेंट्स से फ्रीडम पाना ही था और कुछ भी नहीं। जिसका मतलब ये था कि उन्हें दुनिया में हो रही दूसरी चीज़ों को भी फेस करना सीखना चाहिए ताकि वो स्ट्रॉन्ग बन सके। अगले दिन हम देखते हैं कि यान जुआंग जी और न्याओ काइट उड़ाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर यान जुआंग जी से बात कर रहा होता है कि वो शंघाई जाने वाली है। तो माइदोंग का क्या होगा, क्या वो अपनी जॉब के लिए अपने लव को सैक्रिफाइस कर देगी। तो जुआंग जी उसे समझाती है कि उसे माइदोंग की जितनी फिक्र है उतनी फिक्र उसकी कोई भी नहीं कर सकता, और अगर वो अपनी जॉब पर जाएगी तो वो और भी ऐसे मेडिकल इक्विपमेंट्स हॉस्पिटल को प्रोवाइड कर पाएगी जिनसे कि डॉक्टर लिन और मिस्टर ही जैसे लोग सर्वाइव कर सके। इसलिए वो शंघाई जाना चाहती थी। जिसके बाद हम माइदोंग को देखते हैं। हेजहॉग उसे थैंक्स बोलता है क्योंकि उसकी वजह से उसे समझ में आ गया था कि उसे आगे क्या करना है। जहाँ माइदोंग से ये भी कहता है कि अब वो फाइट करना छोड़ देगा। जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। पर तभी एक व्हील चेयर पर बैठा हुआ लड़का माइदोंग से बात करने के लिए आता है। वो उससे पूछता है कि क्या वो फ्यूनरल पार्लर में काम करता है, तो माइदोंग उसे हाँ बोलता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।